आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक काफ़ी अंडररेटेड किताब है और कहते हैं कि अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो बेहतर होगा कि उससे पहले आप ये दूसरी एक नॉवल पढ़ें। मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है जहाँ हम किताबों के बारे में बात करते हैं। और आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो है रेत की मछली, जैसे लिखा है कांता भारती ने। कहते हैं कि अगर आपको इसको पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अच्छा होगा कि आप पहले गुनाहों का देवता पढ़ें, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने, और उसके बाद आप ये किताब रेत की मछली, जैसे लिखा है कांता भारती ने, उसे पढ़ें। कांता भारती धर्मवीर भारती की पहली पत्नी थी। ये जो कहानी है वो कहानी है कुंतल की, और ये कुंतल ही बता रही है कि उसके साथ क्या चीज़ें हुई हैं। कहानी शुरू होती है कुंतल और शोभन की, जहाँ पे कुंतल ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर के शोभन से शादी की थी। शोभन ने उसे दुनिया भर के सपने दिखाए थे, प्रोमिसेस किए थे कि भले ही तुम्हारा घर छूट गया है लेकिन अब मैं तुम्हारा ध्यान हमेशा रखूँगा, जीवन भर रखूँगा। शुरू में सब कुछ ठीक रहता है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो एक चेंज देखती है शोभन ने, और उसे ये चीज़ समझ में आती है कि जिस शोभन से उसने शादी की थी असल में वो शोभन है ही नहीं। शोभन की अलग पर्सनालिटीज़ हैं और वो धीरे धीरे करके सामने आती है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसे समझ में आता है कि जो उसका जीवन है, जो उसका पूरा परिवार है, उसके हाथ से छूटता चला जा रहा है रेत की तरह, और वो एक मछली की तरह हो गई उस रेत में, जो पानी चाहती है लेकिन उसे वो पानी नहीं मिलेगा क्योंकि दूर दूर तक एक रेगिस्तान है। राइट, रेत की मछली। तो वो अपने सामने देखती रहती है कैसे उसकी पूरी लाइफ बिखर रही है, कैसे शोभन को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पहले वो शोभन जो उसके आगे पीछे घूमता रहता था, अब वो शोभन कतराता है उससे आंखें गलाने से, या उसके मन में, कुंतल के मन में जितने भी सवाल हैं उनको उनका वो सामना नहीं करना चाहता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि वो उनसे बच के निकल जाए। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है और ये सारी जो बातें हैं ये जैसे जैसे कुंतल के हाथ से निकलती जाती हैं, शोभन में और भी ज़्यादा बदलाव आते हैं, और वो कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि बहुत ही निर्मम होते हैं, जो कि ऐसे होते हैं जो कि बर्दाश्त नहीं किए जा सके। जो राइटिंग है इस पूरी बुक में वो इस तरीके से लिखी हुई है कि आपको कुंतल का जो वो पेन है और जो उसकी विवशता है वो सब कुछ महसूस होगी, कि वो चुप है लेकिन बहुत कुछ बोलना चाहती है, बहुत बहुत सारे सवाल हैं उसके मन में, पर वो सिर्फ देख रही है कि उसके सामने सब कुछ बिखरता जा रहा है। ये कहानी उस तरीके से लिखी गई है। अब इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है, इसलिए कहते हैं कि इसे गुनाहों का देवता की बात पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत सारी पैरेललिज्म है दोनों बुक में। जो गुनाहों का देवता है वो चंदर बता रहा है उस कहानी को, और कहते हैं कि ये एक आत्मकथा है धर्मवीर भारती की। तो आप कह सकते हो कि चंदर जो है वो धर्मवीर भारती खुद को बोल रहे हैं। चंदर उस किताब में भी, उस कहानी में भी साहित्यकार था, और इस किताब में शोभन एक साहित्यकार है और एक बहुत बड़ा साहित्यकार वो बनना चाहता है। तो उस किताब में जो है चंदर वो एक साहित्यकार है और वो बड़ा हुआ है सुधा के साथ। सुधा के जो पिता हैं वो उसके काइंड ऑफ मेंटर हैं। तो वो दोनों ही साथ में बड़े हुए हैं, उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रेम है। लेकिन चंदर को जब सुधा के पिता ये बोलते हैं कि सुधा के उन्होंने एक लड़का पसंद किया होता है, कहते हैं कि सुधा को मनाओ उससे शादी करने के लिए, तो चंदर सुधा को मनाने लगता है। और यहीं पे जाकर के मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर चंदर सुधा को सच में पसंद करता तो वो शायद उसे फोर्स नहीं करता या उसे मैनिपुलेट नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सुधा को पसंद नहीं करता था। वो एक बहुत ही इगोइस्टिक और बहुत ही एक्सेंट्रिक और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मैनिपुलेटिव इंसान था, जिसने सुधा को बहुत ज़्यादा पुश किया कि वो एक ऐसे इंसान से शादी करे जिससे वो शादी नहीं करना चाहती थी। और सुधा ऐसा नहीं कहती थी कि उसे चंदर से शादी करनी है, वो बस ये कहती थी कि उसे किसी से नहीं करनी है, उसे पढ़ाई करनी है। पर फाइनली वो गिव अप कर देती है क्योंकि उसे इतना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, और उसके बाद जो मनहूसियत पूरे उस घर में फैलती है और जिस तरीके से वो हर एक इंसान की जो उस घर में रहते हैं उसकी लाइफ बदल देता है, इंक्लूडिंग चंदर, वो बहुत अच्छे से लिखा गया है। उसने आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। चंदर जो कि एक देवता बनना चाहता था वो एक गुनाहों का देवता बन गया। अगर हम इस कहानी की बात करें रेत की मछली की, तो यहाँ पे कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे शोभन वो इंसान दिखाया गया है जो कि भगवान बनना चाहता है, जो देवता बनना चाहता है, वो एक बहुत बड़ा साहित्यकार बनना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। वो अपने आप को उन सारे साहित्यकार जो उसके आसपास रहते हैं, जो इलाहाबाद में रहते हैं,
उनसे बहुत बड़ा समझता है। पर वो ये भी जानता है कि उसे कहीं न कहीं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो बिल्कुल भी कतराता नहीं है, वो उन्हें अपने घर में बुलाता है। उनके जो किसी भी विषय को लेकर के उनकी क्या सोच है, क्या तर्क-वितर्क हैं, वो सुनता है और उसके बाद उन्हें जा कर के आगे इस्तेमाल करता है अपने बिहाफ़ पे, अपना नाम दे कर के, उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दे कर के। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शोभन के बारे में एज़ अ राइटर, एज़ अ नॉवेलिस्ट इसमें लिखी गई हैं, जो कि आपको पता लगेंगी कि बहुत निजी चीज़ है कि कोई एक ऐसा इंसान कर सकता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पॉइंट पे जाना चाहता है जहाँ पे वो सक्सेसफुल हो। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो पाथ क्या है या वो किस तरीके से उस रास्ते पे जा रहा है और उस रास्ते पे जाते हुए वो कितने लोगों को ठेस पहुँचा रहा है। एक जगह मैं ये चीज़ मुझे कई लोगों ने कही थी कि ये पैरेलल है, मतलब ये जवाब है उस नॉवल का। तो मैंने काफ़ी न्यूट्रल होके पढ़ने की कोशिश की, पर मैं अब इग्नोर नहीं कर पाई। एक जगह पे तो बहुत साफ-साफ ये लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है कि कुंतल बोलती कि ऐसा लगता है जैसे कि गुनाहों की बस्ती में कोई देवता आ गया है, और ये चीज़ मैं इग्नोर नहीं कर पाई। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि कुंतल इस नॉवल में कुंतल नहीं, शोभन जो है वो डॉक्टर वर्मा है जिनसे वो थोड़ा-सा जलता है, क्योंकि उसे पता है कि उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, उनके जो सोच है किसी विषय को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए, मतलब उनका जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वो उनको बुलाता है, उनकी सुनता है और उसे भी आगे यूज़ करता है, उनका भी क्रेडिट नहीं देता है, बट वो उनसे जलता भी है। और अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे कांता भारती की, तो आपको पता लगेगा कि कांता भारती के जो पिता हैं अ, वो भी वर्मा है, उनका नाम भी वर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चंदर है गुनाहों का देवता में, उसके भी एक मेंटर रहे हैं और उनसे भी उसके तर्क-वितर्क उस नॉवल में लिखे गए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया गया है चंदर की तरफ से अपने जो मेंटर हैं उनको। तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, जैसे कि कुंतल और शोभन की एक बेटी होती है, और कांता भारती और धर्मवीर भारती की भी एक बेटी है, और जो चीज़ें हुई हैं उनके साथ उनके डिवोर्स के बाद, वो सब चीज़ों के बारे में, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि हाँ, ये जो है उस नॉवल के बारे में या धर्मवीर भारती के बारे में इनडायरेक्टली लिखी गई है। अगर आप नाम पे भी ध्यान दो तो कुंतल कांता, तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये वही कहानी है। बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बट ये एक ऐसी कहानी, अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, अगर आपने गुनाहों का देवता नहीं भी पढ़ी है, तब भी आपको ये बुक भी पढ़नी चाहिए, चाहे आप वो बुक पढ़ो ना पढ़ो। पर बेहतर यही होता है, क्योंकि ये इस किताब का जवाब कहा जाता है, तो बेहतर यही कहा जाता है कि आप पहले गुनाहों का देवता पढ़ो और फिर आप ये पढ़ो। और अगर आप धर्मवीर भारती को अपना आइडल मानते हो, तो भी आपको ये पढ़नी चाहिए, तो भी आपको ये पढ़नी चाहिए। तो आपने नहीं पढ़ी, आप पढ़ो गुनाहों का देवता। अगर आपने नहीं पढ़ी है, तब भी आप ये उसको पढ़ने के बाद रेत की मछली ज़रूर और ज़रूर पढ़ो। इसे अंडररेटेड कहते हैं, पर आजकल इसका बहुत ज़्यादा नाम आपको सोशल मीडिया पर सुनाई देगा। जब भी कोई गुनाहों का देवता की बात करता है तो इसका नाम ज़रूर आता है। बट ये मुझे लगता है कि बिना गुनाहों का देवता के बाद भी इसे बहुत ज़्यादा प्रचलित होना चाहिए था, इसे और भी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर होना चाहिए था कि वो उसको पढ़ते। क्योंकि इसमें जो है, जिस तरीके से कुंतल ने लिखा हुआ है अपनी मैरिज के बारे में कि वो कैसे टूटती है, और जो उसका एक डिसइल्यूजनमेंट होता है, उस चीज़ को जिस तरीके से लिखा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि निर्मम है। वो बहुत ज़्यादा सैड कर देगा आपको, ऐसा लगेगा कि जैसे आप हर चीज़ फ़ील कर रहे हो। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, जैसे सुधा गुनाहों का देवता में वो चुप होकर के हर चीज़ सहती है, वो कोशिश करती है कि सबको समझा पाए कि वो क्यों नहीं करना चाहती है शादी, पर वो नहीं समझा पाती। ठीक इसी तरीके से इस नॉवल में कुंतल जो है वो देखती रह जाती है, और देखते ही देखते उसके सामने सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो भी बोलना बहुत कुछ चाहती है, पर वो नहीं बोल पाती है। बहुत अच्छा सिंबलिज़्म है, जैसे कि उसने अपने फूलों की बगिया की बात की है, और कांटे का एक पौधा है जो बहुत छोटा होता है, उसे चुभता है, वो बोलती है शोमक को कि इसको निकाल के फेंक दो, पर उसने ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे करके वो जो कांटे का पौधा है वो पूरी जो फूल की उसकी बगिया है उसको घेर लेता है, और एक टाइम के बाद ऐसा उसे लगता है कि जैसे वो फूल की बगिया सांस लेने के लिए तड़प रही है। तो वो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे ऐसे लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शोभन एक बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान था। तो आप किस तरीके से ये चीज़ पता कर सकते हो कि
कोई इंसान जो है वो सच में वैसा है कि नहीं है, क्योंकि उसने हर चीज़ प्रॉमिस की। काफ़ी टाइम तक वो कुंतल के साथ ठीक भी था। उनका जो कह सकते हैं उनकी जो शादी चल रही थी वो काफ़ी अच्छी भी चल रही थी। एक समय के बाद जो है वो डिफरेंसेस जो पर्सनैलिटी में शोभा की जो डिफरेंसेस आए वो कुंतल ने नोटिस करना शुरू किया, और उसे पता लगा कि वो शोभन कभी था ही नहीं, वो यही इंसान था। तो आप कैसे ये चीज़ पता कर सकते हो? आप किस तरीके से जान पाओगे कि जब वो इंसान हर वो चीज़ कह रहा है, हर वो चीज़ कर रहा है जो आप सुनना चाहते हो, जो आप चाहते हो आपके लिए की जाए, तो आप किस तरीके से बताना रहोगे? वो सारी चीज़ें इसमें जिस तरीके से लिखी हुई हैं वो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, और बहुत रॉ लिखी हुई हैं कि आपको हर चीज़ फ़ील हो। तो रेत की मछली जिसे लिखा है कांता भारती ने, आप इसे ज़रूर पढ़ो। मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। और ये मेरा रिव्यू था रेत की मछली का। ज़रूर पढ़ें आप, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।